कि जरांगे पाटिल के आंदोलन में जिस प्रकार के गाड़ियों का ताफा हमको दिख रहा है और जिस प्रकार का रोज का उनकी फूड अरेंजमेंट हो रही है, इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई पॉलिटिकल फाइनेंशियल पावर है, इसीलिए ये चल रहा है। वो पावर कौन सी है कौन सी नहीं है देखना काम राज्य सरकार का है, वो देखे। यहाँ तक कि एक औरत हमको टीवी पे दिखाई दी जो खुलेआम बोल रही थी, आपकी अरेंजमेंट किसने की है रहने की? तो वो बोली शिंदे। मेजोरिटी कम्युनिटी रास्ते पे आती है, तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो बाबरी मस्जिद के टाइम पे देखो, क्योंकि वो पॉलिटिकली डोमिनेंट मराठा कास्ट को हर्ट नहीं करना चाहते। जरांगे पाटिल के एजिटेशन के पीछे कोई ना कोई फाइनेंशियल पॉलिटिकल पावर है, इसीलिए वो कर रहा है, नहीं तो वो इतना कर ही नहीं सकता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। गणेशोत्सव के साथ मुंबई में मराठा समाज का आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब उसे एक राजनैतिक स्वरूप भी मिला है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने आरोप किया है कि मनोज जरांगे आखिर मुंबई में क्यों आए हैं, इसका जवाब सिर्फ एकनाथ शिंदे ही दे सकते हैं। और ये कमेंट सुनते ही मनोज जरांगे तिलमिला उठे। उन्होंने राज ठाकरे को आड़े हाथों लिया और एकनाथ शिंदे का बचाव किया। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में ये चल क्या रहा है? क्या मनोज जरांगे पाटिल ये कठपुतली बन चुके हैं राजनैतिक स्कोर को सेटल करने का, या फिर पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं है, जो दिख रहा है वही असली कहानी? वैसे जिस तरह से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, लोगों को शक तो हो ही रहा है कि यहां कुछ ठीक नहीं। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं। जयंत माइंडकर जी। जयंत माइंडकर जी एक जाने माने पत्रकार है, राजनैतिक विश्लेषक हैं। हमारी यूट्यूब चैनल पर वो अक्सर आते रहते हैं और कई सारे टेलीविजन चैनल, अखबार में उनके व्लॉग्स, आर्टिकल आते रहते हैं। माइंडकर जी, सीधा सवाल जो इस समय पूरे महाराष्ट्र और मुंबई वासियों को सता रहा है, ये राजनैतिक प्रायोजित आंदोलन है या वाकई में रिजर्वेशन का आंदोलन है? जब बहुसंख्यक रास्ते पे आ जाते हैं ये कहते हुए कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तब वो अन्याय है या नहीं ये भूला जाता है क्योंकि मेजोरिटी जो रास्ते पे है उनकी वजह से पूरे समाज को जो तकलीफ हो रही है उसके ऊपर ध्यान देके एक तरीके से उनकी जो कुछ हद तक डिमांड है वो हटाने की कोशिश की जाती है। अब मैं आपके सवाल ये बैकग्राउंड इसीलिए दे रहा हूं कि आज हम सीएसएमटी स्टेशन के हाल क्या है ये हम और आप देख रहे हैं, पता है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। इन सिंपल वर्ड्स 1960 से यानी जब से महाराष्ट्र का गठन हुआ तब से अगर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मराठा समाज का नहीं है तो जो राजकीय हलचल हो जाती है उसी प्रकार की राजकीय हलचल है क्या, ऐसा एक तरीके से कुछ लोगों का दावा है। अब ये नहीं है क्या फैक्ट, पॉलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटी है मराठा जो महाराष्ट्र के 32% है, जिनके अभी तक 15 सीएम आ चुके हैं। अभी के दोनों डिप्यूटी सीएम, बीच में एक ब्राह्मण है लेकिन बाजू में तो दोनों डिप्यूटी सीएम तो मराठा ही है। यानी पॉलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटी भी वहां आज भी सत्ता में है। 100 एमएलएज है, 26 एमपीज है। ऐसे होते हुए भी केवल एक मुद्दा जो है जिसको हम बार बार इग्नोर करते हैं, मराठा समाज का एक सेक्शन हाईली पावरफुल है, जिनके बारे में मैंने अभी बोला, जमींदार है, पैसा है, एजुकेशन है, पावर है। लेकिन एक सेक्शन जो आज मुंबई में हमको जरांगे पाटिल के साथ दिख रहा है, जो लोअर है, जो फाइनेंशियली वीक है, जो मैं सामाजिक सोशली मैं नहीं कहूंगा लेकिन एजुकेशन वाइज वीक है, ऐसा एक सेक्शन है। तो इस सेक्शन के लिए रिजर्वेशन कहां से लाएंगे? अब जो एक आगे का मुद्दा, मेरे ख्याल से आपके चैनल पे मैं ये मुद्दे पे आया है या नहीं, लेकिन हमारी एक बार बात हुई थी
कि ये सब कैसी बातें हैं कि इनको अगर मराठास को हमने बैकवर्ड माना तो वो जाएंगे ओबीसी कैटेगरी में, जहां ऑलरेडी ओबीसी रिजर्वेशन 37% दिया गया है। ओबीसी में महाराष्ट्र में जितनी भी जाति है वो बोलेंगे हम ही हमारा खाना ठीक से खा नहीं सकते, आप अगर हमारे में आ जाएंगे 32% तो आपको कहां से देंगे और हम कहां से खाएंगे। तो ये जो टसल है, जो जिसके लिए भुजबल भी बीच में आए हैं, ये टसल है, इनको सेपरेट कैटेगरी में देना चाहिए या बैकवर्ड कैटेगरी में, तो उसका जवाब है सेपरेट कैटेगरी में। लेकिन शिंदे की इन्वॉल्वमेंट क्या है? जो एक सेक्शन बोलता है शिंदे की इन्वॉल्वमेंट है, वहीं गुणवरत्न सदावर्ते या और जो भी कुछ इस प्रकार से बोलने वाले प्रो बीजेपी जो है, वो तो डायरेक्ट शरद पवार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि जरांगे पाटिल के पीछे शरद पवार तो नहीं है, ये भी आरोप लगाया जाता है, आपने भी सुना होगा। बात ऐसी है, जो मैं अभी एक आर्टिकल में लिख भी रहा हूं, कि जरांगे पाटिल के आंदोलन में जिस प्रकार के गाड़ियों का ताफा हमको दिख रहा है और जिस प्रकार का रोज का उनकी फूड अरेंजमेंट हो रही है, यहां तक कि एक औरत हमको टीवी पे दिखाई दी जो खुलेआम बोल रही थी कि यहां तक बोली उसने कि आपकी अरेंजमेंट किसने की है रहने की, तो वो बोली शिंदे, और फिर उसको किसी ने रोका, मेरे ख्याल से आपने भी वो बाइट हाँ, देखा होगा। तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई पॉलिटिकल फाइनेंशियल पावर है, इसीलिए ये चल रहा है। ये तो पहली बात। दूसरी बात, अगर यानी यहां तक बोला गया है कि अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को बोला कि ये आप बंद करो, अगर ये ऐसा है, हम मानेंगे कि समझो एकनाथ शिंदे है, तो आज एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस हटा सकते हैं। उनके हटाने के बाद भी उनकी सरकार को कोई धोखा नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो पॉलिटिकली डोमिनेंट मराठा कास्ट को हर्ट नहीं करना चाहते। इसके लिए मैंने जो पहला ही एक थोड़ा सा जो जो लगा होगा कि मैंने अलग रेफरेंस दिया, वो रेफरेंस ये दिया कि जबकि मेजोरिटी कम्युनिटी रास्ते पे आती है, तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। वो बाबरी मस्जिद के टाइम पे देखो, हिंदू बोल रहे कि हम हर्ट है, क्या कर सकते हैं, बाबरी गिर गई। आज अगर 32% मराठा बोल रहे कि हमको चाहिए, तो इसी मुद्दे के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। कहां से देना चाहिए? ओबीसी में से नहीं। इसका जवाब सिर्फ इतना ही है, पॉलिटिकल आंसर। और ये तो बात मैं खुलेआम बोलता हूं, मैं किसी का नाम ले नहीं सकता हूं कि जरांगे पाटिल के एजिटेशन के पीछे कोई ना कोई फाइनेंशियल पॉलिटिकल पावर है, इसीलिए वो कर रहा है, नहीं तो वो इतना कर ही नहीं सकता था। वो पावर कौन सी है कौन सी नहीं है देखना काम राज्य सरकार का है, वो देखे। नहीं, राज्य वो सरकार का देखना ये ठीक है, लेकिन जिस तरीके से राज ठाकरे इन्होंने खुल के बोला कि एकनाथ शिंदे ही जवाब देंगे, जवाब जो है उनके पास से आएगा, और मनोज जरांगे पाटिल ने इसका स्पष्टीकरण दिया, ये कुछ समझ नहीं आया। ये आमने सामने का टेबल टेनिस क्या है? इसका इसका मतलब यही है कि उसके पीछे शिंदे शिंदे के ऊपर जो मैंने आपको बोला कि एक औरत बोली कि हम शिंदे, ऐसा उसने बोला था, किस होटल में तुम्हारी सोई तुम्हारी पूरी सुविधा की है, तो उसने शिंदे नाम बोला। फिर उसको दूसरी औरत ने ऐसा बिल्कुल हाथ पकड़ा उसका, और फिर उसने अपना वो सेंटेंस छोड़ दिया। तो इसका मतलब है क्या शिंदे है? अगर तुम्हारे ये आरोप हो रहा है जिसके ऊपर राज ठाकरे खुलेआम बोल रहे हैं, जरांगे पाटिल उसके ऊपर तिल मिला उठे हैं। हालांकि ये तो डायरेक्ट था एकनाथ शिंदे के ऊपर, जिन्होंने इसका जवाब देना चाहिए था, वो नहीं दे रहे हैं। नहीं, एकनाथ वो शिंदे नहीं जी, दे इनका रहे, कमेंट जरांगे। आया है, उन्होंने विरोध पक्षों के सारे आरोपों को खारिज किया है और उन्होंने ये सारे आरोपों को नकार दिया है। मतलब एकनाथ शिंदे जी, इनकी तरफ से रिएक्शन तो है। यही सिमिलर आरोप एक प्रकार से वो जो सदावर्ते करता है, पवार आप थे अभी तक। मैं वही डिटेल में लिख रहा हूं कि 1997 से जब से ये मराठा रिजर्वेशन की बातें आई, तब से लिख रहा हूं कि वो पवार इतने सीएम थे, वो केंद्र में थे, उन्होंने क्या किया। बात इसमें ये है, जो एक जो जैसे मैंने बोला कि एक ही काम है,
कि आपको मराठा कम्युनिटी को अलग से देना चाहिए, बैकवर्ड नहीं समझना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि हम रिजर्वेशन किसको देते हैं? हु आर सोशली बैकवर्ड। इकोनॉमिकली बैकवर्ड का एक अलग डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिकली नहीं, सोशली बैकवर्ड। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिनके ऊपर सदियों से अन्याय हुआ है, जो हम लोग मानते हैं, उनको आरक्षण देना, ये बात सही है। क्या मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके आज तक 15 सीएम देने वाली कम्युनिटी सोशली बैकवर्ड है? तो ये सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं। हम और आप कुछ भी बोले, मैं तो पहले ही बोल देता, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इनको सोशली बैकवर्ड नहीं मानते, आपको पता है। अब ये फिर अलग आता है एक मुद्दा जिसका मैं हरदम पॉपुलेशन का मैं मुद्दा उठाता हूँ। पॉपुलेशन ही अपने यहाँ इतनी ज्यादा है कि एक तबका भले ही बहुत ही प्रॉस्परस है, लेकिन साथ में एक बहुत ही वीक है, विच इज अ फैक्ट। यानी डिस्पैरिटी, 98%, ये दोनों तरफ एक बहुत बड़ा बहुत डिफरेंस बड़ी गैप आता है। है ना। उसका एक रेशियो बता रहा हूँ कि लेकिन करीब लेकिन करीब मुद्दा ये भी 98%। आता है, लेकिन इसमें हम्म, मुद्दा ये भी आता है कि हमने दूसरी कम्युनिटीज भी देखी। दूसरी कम्युनिटीज जो है, अब देखिए आप मुंबई में भी देखिए, उत्तर भारतीय जो बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने सांता क्रूज में बहुत बड़ी डोमेट्री बनाई है। गुजराती जो आए हैं, उनकी तो हर रेलवे स्टेशन के करीब एक डोमेट्री है। हम्म। मारवाड़ियों ने, जैन ने अपने डोमेट्री उपाश्रय बनाए हैं। सवाल ये है कि अगर उस कम्युनिटी ने इतने सारे चीफ मिनिस्टर दिए, इतनी बड़ी-बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिलाई, तो क्या वही कम्युनिटी अपने दूसरे सेक्शन को लताड़ रही है? ये अपने आप में भी एक सवाल है। अब ये जो आप डॉर्मेट्री की वगैरह बात कर रही है, हर 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 दूसरे राज्य में, इवन फॉरेन में जाएंगे या भारत के दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां मराठी कम्युनिटी का ऐसा ऐसा हर जगह होता है। यहाँ इन्होंने क्या किया है, तो अभी हम न्यूज में यही देख रहे थे, हमें कभी थोड़ा सा बुरा भी लगा कि यही न्यूज देखना है क्या, कि पर XYZ जिले से इनके लिए 5,000 आदमियों का खाना आया। इसी प्रकार की न्यूज चल रही है, आपने भी देखा होगा। तो ये यही कम्युनिटी, अब फिर से मेरा सवाल आता है, 5,000 आदमियों का खाना, भले ही ब्रेकफास्ट दिया, भले ही पानी की बोतल भेजी, भले ही सिर्फ छाते भेजे, रेनकोट भेजा, पैसा कहां से आया? यानी इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल फाइनेंशियल सुपर पावर है। ये कहना कि ये हमने कंट्रीब्यूशन बेसिस पे किया है, कहीं एक जमाने में मायावती ने बोला था कि मेरे यहाँ इतनी दौलत जो आई है वो कंट्रीब्यूशन करके, आपको याद होगा, इनकम हाँ, हाँ, टैक्स में। बिल्कुल। तो ये ऐसा कंट्रीब्यूशन पे ये नहीं होता है, ये रियलिटी है। तो इसके पीछे फाइनेंशियल है। अब जैसा नहीं, एकनाथ पर शिंदे मुद्दा का नाम आया मुद्दा है। अगर 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 आप ये दावा कर रहे हैं कि कोई ना कोई है, आपकी बात सुन के आप लगभग इस पॉइंट पे तो नक्की हो रहे हैं कि कोई ना कोई है। तो अब सवाल ये आता है कि चलो शक के दायरे में कौन-कौन है? तो शक के दायरे में सबसे पहले आते हैं शरद पवार, दूसरे शक बिल्कुल के बराबर दायरे है, में आते हैं एकनाथ शिंदे, बिल्कुल बराबर है। बराबर है? तो मुद्दा ये बनता है यहाँ पर, हो सकता है कि और भी बहुत बड़े-बड़े दावेदार हों। लेकिन बिल्कुल। मुद्दा ये है कि फिर इसका नैरेटिव एक ये सेट हो रहा है कि इस हम्म, आंदोलन को एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, एक एजिटेशन के स्वरूप में, विशुद्ध रूप से कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं, बल्कि सेक्शन बिल्कुल, के बेटरमेंट के लिए। बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है, यही यही हो रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आखिरकार मराठा आंदोलन मुंबई शहर में आगे बढ़ रहा है, उसे आर्थिक और लॉजिस्टिकली मदद कौन कर रहा है, ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। हर एक नेता दूसरे नेता की ओर उंगली दिखा रहा है कि कोई ना कोई फला-फला नेता जो है, वो इस आंदोलन के पीछे है। अब उन नेताओं की भी मजबूरी देखो, अगर वो मराठा नेता हैं और आंदोलनकारी उनके पास मदद माँगने जा रहे हैं, तो वो मदद से भी इनकार नहीं कर सकते। नहीं तो उन्हीं की कम्युनिटी उनके खिलाफ हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर वो आंदोलन को समर्थन देते हैं, तो राजनैतिक संकट, उनकी भूमिका और राजनैतिक परिस्थिति में, परिदृश्य में
उनका स्थान कहां है, ये अपने आप में एक सवाल है। कुल मिलाकर के इस समय मराठा आंदोलन एक इस तरह से भंवर की तरह गोल गोल घूम रहा है जहां कुछ समझना मुश्किल है। बहरहाल, आंदोलन का उद्देश्य मराठा समुदाय के आदमी को मुख्यमंत्री बनाना है, मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण दिलाना है, मुंबई शहर को बंद करना है, या फिर आंदोलन को इसी तरह से आगे चलते रहने देना है। और जब जाति गणना आधारित डेटा सामने आए तब इसका कोई कंक्लूजन निकलेगा। इन तमाम मुद्दों पर आगे क्या होगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बहरहाल, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या समझते हैं, आपकी क्या जानकारी है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।